हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका कोलबाल और मैं आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले 11th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे और उसके बाद हम 12th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री को एक साथ कराएंगे हम और फिर 12th क्लास की केमिस्ट्री को एक साथ कराएंगे उसमें। तो सबसे पहले 11th क्लास की केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो देखो, मैंने इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका ये अपनाया है कि मुझे एनसीईआरटी क्लास की पूरी की एनसीईआरटी जो बुक है उसकी रीडिंग लगवानी है। तो मैंने पहले क्या किया, उसको अपनी शॉर्ट नोट्स में लिखा है हर पेज को, और फिर उसको हम एनसीईआरटी के थ्रू रीडिंग कराएंगे। पहले शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझाएंगे, फिर एनसीईआरटी पर हम रीडिंग कराएंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले या समझने से पहले आप सभी को ये काम करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है। ठीक है, समझ में आए तो सभी को अपने दोस्तों को बता दो। और आपको जिस भी टॉपिक पर कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो उसकी डिमांड के लिए आप हम सबसे बोल सकते हो, तो कमेंट में लिख भी सकते हो। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो देखो, टॉपिक में स्टार्ट करने वाला है। सबसे पहला जो आता है वो टॉपिक है हमारा द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्य या पदार्थ बताना है पहले हमें, ये क्या होता है, और उसके बाद द्रव्य के बारे में बताएंगे। तो द्रव्य को ही देख लेते हैं सबसे पहले, द्रव्य क्या होता है। या फिर एक बार मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी के वो पेजेस दिखा देती हूँ, जिसमें आपको पता चल जाए कि एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को समझने में क्या है आसानी होगी। तो एनसीईआरटी के थ्रू हम करते हैं। देखो, एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखा है कि रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले बताया है कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। इसमें बताया गया है पहले कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। ये रसायन विज्ञान की डेफिनेशन समझाई गई है इस चीज में, और ये दी किस साइंटिस्ट ने वो है। और इसमें आगे ये बताया गया रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताया, केमिस्ट्री क्या होती है उसका जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है वो बताई गई है इसमें, और इतिहास जो भी है ये सब कुछ इसमें समझाया गया है इसमें। और आगे का पेज हम बताते हैं नेक्स्ट पेज में और क्या दे रखा है इसमें। ये इसमें भी केमिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये सब कुछ बताया गया है। और ऐसे ये तो हम इन सभी को बाद में बताएंगे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इतना टाइम भी होता नहीं है आप सभी लोगों के पास, सब लोग बिजी हो। तो पहला स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, पदार्थ क्या होता है, पहले तो उसकी डेफिनेशन बतानी है हमें कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य ऐसी चीज है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। कोई भी चीज है हम उसको पदार्थ कैसे बोल सकते हैं, या तो उसको कुछ वेट होना चाहिए और वो जिस जगह पर रखे उस जगह पर क्या स्पेस घेरना चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं बुक है, बुक पदार्थ है या नहीं, तो बुक को हम कहीं पर रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो स्पेस घेरती ही है। बुक का जो होता है वो कुछ ना कुछ एरिया घेरती है, और बुक में कुछ ना कुछ वेट होता है, तो बुक क्या एक तरह का पदार्थ हो जाती है। ऐसे ही कलम में वेट होता है और वो क्या स्पेस घेरती है, तो वो भी क्या एक पदार्थ हो गई। ऐसे ही पेंसिल भी क्या है, चाहे छोटी चीज है लेकिन घेरती तो है ना, स्पेस घेरती है। आप उसको रखते हो तो कहीं ना कहीं वो स्पेस घेरती है, तो ये भी पदार्थ हो जाएगी। जल भी पदार्थ है, क्योंकि इसका भी क्या है वेट होता है और ये भी क्या स्पेस घेरता है। ऐसे वायु भी स्पेस घेरती है। आप लोग कहोगे कि वायु स्पेस नहीं घेरती, जबकि घेरती है। आपको देखा कि सिलेंडर जो होता है उसमें गैस भरी हुई होती है और वो भी क्या स्पेस घेरती है। ऐसे सभी जीव ये सभी क्या पदार्थ हैं। तो पदार्थ या द्रव्य की डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ जाएगी। ऐसी पदार्थ की डेफिनेशन कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो क्या स्थान घेरती है क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, बुक हो गई, सारी चीजें पदार्थ ही हैं। आप
कोई भी चीज ले लो, कूलर, एसी, पंखा, कुछ भी, जो भी आप सभी के चारों ओर देख रही हैं, जो स्पेस घेर रही हैं और जिनमें क्या वेट है, वो सभी पदार्थ हो जाएंगी। अब तो देखो फिर पदार्थ और क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं भी होती हैं, ठोस होती है, द्रव और गैस। मेनली तो 3 होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल में क्या है 5 हैं। एक तो होती है ठोस, द्रव और गैस, और तीसरी हो जाएगी आपकी प्लाज्मा, और 5वीं हो जाएगी, 5वीं क्या हो जाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई। अब देखो सबसे पहले हमने ये पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली, अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको देखते हैं हम। देखो ये रहा आपका ठोस, ठीक है, और ये रहा आपका द्रव, और ये रही आपकी गैस। तो देखो ठोस का सबको पता है, कोई भी चीज ठोस है तो हमने ठोस ज्यादातर सॉलिड चीजों को देखा है, उनका आकार क्या निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे कि मैं कोई भी चीज ले लूं, लकड़ी ले लूं, लकड़ी जो है उसकी शेप क्या है, निश्चित है, और उसका आकार भी निश्चित है। लकड़ी को ये तो है नहीं कि ये इसको यहाँ पर रखा तो कुछ अलग शेप हो गई और ये खुद ही बहकर चली गई, ऐसा तो नहीं है ना। द्रवों की तरह लकड़ी की शेप भी निश्चित होती है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। वो बात अलग है, हम उसको काट पीट करके उसकी शेप साइज को चेंज कर दें तो उससे कुछ मतलब नहीं निकलता है इसमें, लेकिन उसकी खुद की शेप निश्चित होती है, उसमें खुद से कुछ चेंजेज नहीं होता, हम चेंजेज कर देते हैं, वो बात कुछ अलग हो जाती है। ऐसे द्रव क्या होता है, द्रवों का आकार तो क्या अनिश्चित होता है। जैसे कि मैं कह दूं कि मैंने एक गिलास जल लिया, ठीक है, एक गिलास वाटर लिया, मैंने उसको गिलास में रखा, तब तक तो उसका आकार कुछ और था। अगर मैं उसको किसी बाल्टी में कर दूं तो वो देखिए कम होगा, लेकिन क्या है उसका आकार अलग हो जाएगा। ऐसे में किसी कटोरी में कर दूं तो भी उसका क्या है, आकार अलग हो जाएगा। तो जो द्रव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है, उनको जिस भी पात्र में डाला जाता है वो उसी का शेप साइज ले लेते हैं। ऐसे गैस, गैस भी यही काम करते हैं। गैस को कहीं भी डाल दो, आपने गैस को सिलेंडर में डाली तो वो सिलेंडर फुल भर रहा है, और उस सिलेंडर को कोई बड़े पात्र में कर दिया तो वो और हर जगह पर फैल जाएगी। तो गैस भी जहां पर भी डालते हैं वो उसी जगह की शेप और साइज में बदल जाती है। तो अगर हम ये कहें आकार तो केवल ठोसों का निश्चित होता है, बाकी के द्रव और गैस दोनों का आकार क्या है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट देखते हैं हम आयतन। आयतन क्या होता है, तो देखो आयतन, ठोसों का आयतन तो निश्चित होता ही है, बता ही दिया मैंने, और द्रव जो होते हैं उनका भी आयतन निश्चित होता है। जैसे कि मैंने 5 लीटर पानी लिया, उसको छोटी बाल्टी में किया मैंने, तब भी वो 5 लीटर है, और मैं उसको बड़ी बाल्टी में कर दूं, चाहे वो शेप बड़ी बाल्टी की ले ले, लेकिन वो रहेगा तो 5 ही लीटर ना। तो उनका क्या है, आयतन क्या है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब आते हैं गैस, ठीक है, अब गैस का देखते हैं हम। गैसों का आयतन क्या है, निश्चित। देखो गैसों में तो दोनों ही चीजें क्या है, अनिश्चित होती हैं, कुछ भी निश्चित नहीं होता, और दोनों चीजें निश्चित किसमें हो गई, ठोसों में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप ये चीज याद रखना, ठोसों की तो हर चीज ही निश्चित होती है और गैसों की हर चीज अनिश्चित होती है। रही बात द्रवों की, उनमें आकार तो क्या है, अनिश्चित हो जाएगा और आयतन क्या है, निश्चित हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो ठोस, द्रव और गैस। ठोस ये हो गई आपकी गैस, और ये द्रव, और ये हो गई आपकी गैस, ठोस। देखो ठोसों को अगर मैं गर्म करूं तो मैं उनको क्या द्रव में बदल सकती हूँ, और द्रवों को और ज्यादा गर्म करूं और टेम्परेचर दूं तो वो क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या है, बर्फ लिया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या है, पिघल जाएगी, और पिघल के क्या है, जल में बदल जाएगी। और मैं उसका और टेम्परेचर बढ़ा दूं, उसको और गर्म कर दूं तो वो क्या है, गैस में चेंज हो जाएगी। ऐसे में गैस पर प्रेशर, दाब लगा दूं तो दाब लगाने से गैस क्या है, द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी, और द्रवों पर भी दाब लगा दूं तो द्रव क्या है, ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये तीनों अवस्थाएं आपस में चेंज होती रहती हैं, इनको आपस में एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आते हैं द्रव्य। जो द्रव्य है उसका वर्गीकरण करना है हमें, पदार्थ या मैटर का क्लासिफिकेशन करना है कि मैटर का क्लासिफिकेशन करने पर उनका क्या होता है। ठीक है, तो जो मैटर है या द्रव्य है उसका हमने क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन हमने कितने 2 पार्ट्स में किया। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने क्या है, 2 पार्ट्स में किया।
एक तो हो गया मिश्रण और एक हो गया शुद्ध पदार्थ। ठीक है, मैटर को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो हो गया मिश्रण और एक हो गया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ हो गया और एक हो गया मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण को भी हमने आगे दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, एक तो हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। ऐसे शुद्ध पदार्थों को और दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। ये तो चीजें नॉर्मल है, समझाने लायक कुछ है नहीं, फिर भी आप देख लो। तो मिश्रण को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो हो गया समांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण। नाम से ही समझ में आ रहा है और हम डेफिनेशन से भी इसको क्लियर कर देंगे। और एक हो गया तत्व, शुद्ध पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में। मिश्रण को दो भागों में डिवाइड किया है, समांगी और विषमांगी। ऐसे शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में। अब हम इन सभी की डेफिनेशन देखते हैं, इन सब की डेफिनेशन देखते हैं और पेज नंबर ले लेते हैं हम दूसरा। अब देखो ये हो गया आपका पेज नंबर 2। तो ये हो गया आपका शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, किसी पदार्थ के सभी संगठक या सभी संगठन में उपस्थित जो भी कण हैं वो रासायनिक रूप से समान है, केमिकली प्रॉपर्टी समान है, उनके जो भी उनमें एलिमेंट या संगठक भरे हुए हैं, अगर उनके सभी रासायनिक रूप से या केमिकल रूप से समान है तो वो शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। और जो शुद्ध पदार्थ हैं, बहुत सारे शुद्ध पदार्थ मिलकर के मिश्रण बना देते हैं। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर हो गया? शुद्ध पदार्थ तो खुद एक अलग होता है और जो मिश्रण होता है वो बहुत सारे शुद्ध पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी? किसी पदार्थ के सभी संगठन या कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो वो क्या शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और शुद्ध पदार्थ जिनमें मिश्रण बनता है, शुद्ध पदार्थ और जो मिश्रण जो होता है वो तो शुद्ध पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? और डेफिनेशन इस पर लिख रही है, वो देख लो आप। ठीक है, अब देखते हैं, ये रहा इस पर, किसी पदार्थ के सभी संगठक या कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो वो क्या है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ जिनमें मिश्रण बनता है वो क्या मिश्रण के घटक कहलाते हैं। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? अब हम आते हैं मिश्रण पर कि मिश्रण क्या होता है। अब आती है बारी मिश्रण की। ये हो गया मिश्रण। ठीक है, अब हम मिश्रण को समझाते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो देखो मैंने अभी बताया, दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं तो वो क्या है? मिश्रण कहलाएगा। अगर वो एक फिक्स अनुपात में है तो वो शुद्ध पदार्थ है, अगर उनका अनुपात फिक्स नहीं है तो वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो इसकी देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं तो वो मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि चीनी का विलयन, चीनी को मिला देते हैं, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना होती है उसमें कि इतने जल में इतनी ही चीनी मिलानी है, ये फिक्स नहीं है ना। हम कितनी भी चीनी को मिला सकते हैं, अब ज्यादा तो नहीं मिला सकते, लेकिन हम क्या है, एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच भी मिला सकते हैं, 2 भी मिला सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। ऐसे ही हवा भी क्या है? मिश्रण है। और चाय, ये भी क्या है? मिश्रण है। अब आता है अगला समांगी मिश्रण, आता है अगला समांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। कलर चेंज कर लेती हूँ। इसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित होते हैं। तो समांगी मिश्रण में क्या है? पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं। इसमें जैसे कि मैंने चीनी को जल में घोला तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है उसमें। ठीक है ना, तो वही बात इसमें कही है, इसमें घटक एक दूसरे से पूर्णतया क्या है? मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे हुए दिखाई देते हैं, एक समान रूप से बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, मिश्रण में पूर्णतया एक समान रूप से दिखाई देते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन भी क्या है? एक समान ही होता है। पूरे मिश्रण जो है उसका भी संगठन एक समान होता है। ये भी क्या है? समांगी मिश्रण की ही प्रॉपर्टी है। जैसे कि जल में चीनी को घोला, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है, वो दिखती तो नहीं है ना। ऐसे ही हवा में सारी एयर जो है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सारी भी हैं, जितनी भी हैं वो सभी होती हैं। उनमें हम ये तो है नहीं कि नाइट्रोजन अलग अपनी जगह है और ऑक्सीजन अलग जगह है, सभी एक साथ घुली हुई तो हैं।
तो हवा भी समांगी मिश्रण है और चाय भी समांगी मिश्रण है। जैसे कि हम चाय को बनाते हैं तो उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है ना बनने के बाद। ये तो है नहीं कि इस जगह पर चाय ने अच्छा कलर दिया है और इस जगह पर बनने के बाद, बनने से पहले तो होता भी है कि उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होती तो नहीं दिखता, लेकिन जब वो कंप्लीटली बन जाती है तो उसमें चाय हर जगह पर सेम ही तो होती है। तो ये समांगी मिश्रण का हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम विषमांगी मिश्रण क्या होता है। अभी इसमें देख लेते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों, एक सेकंड ये चेंज हो गया शायद, एक मिनट, शायद पेजेस में चेंजेस हो गया, उसको बताते हैं। नहीं सही है, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तीसरा पेज चल रहा था हमारा। और ऐसी समांगी, ऐसे क्या विषमांगी मिश्रण होता है, तो विषमांगी मिश्रण इसमें लिख नहीं रहा है लेकिन हम उसको बता देते हैं वो एनसीईआरटी में। तो विषमांगी मिश्रण में क्या संगठन अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने लिया मिट्टी ली और मिट्टी में मैंने दाल डाल दी या कुछ भी डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वो सारी चीजें अलग अलग दिखेंगी, तो वो क्या मिश्रण विषमांगी हो गया। नमक और जल का मिश्रण तो समांगी हो गया। ऐसे मैंने मिट्टी में नमक डाल दिया तो वो क्या विषमांगी हो जाएगा। समांगी नमक में जल में नमक डाल दिया, और विषमांगी कौन सा हो जाएगा, मिट्टी में नमक का डालना या कुछ भी डाल दो मिट्टी में तो वो घुलेगा नहीं ना, तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब उसके बाद आता है जो शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थों को भी हमने क्या दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक तो होता है तत्व और एक होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ भी दो टाइप के होते हैं, तत्व और एक होता है यौगिक। तो देखो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं तत्वों के, जैसे कि आर्गन, आप सभी को पता है आर्गन तो तत्व है ही। ऐसे ही O2 शुद्ध पदार्थ क्या सेम है, वो निश्चित अनुपात में है और सारी चीजें क्या है एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल या अवयव उपस्थित हैं उनमें, संगठन जो है वो समान है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और शुद्ध पदार्थ भी दो टाइप के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जो होते हैं वो एक जैसे होंगे और यौगिक जो होंगे क्या उनमें अलग अलग प्रकार के एटम उपस्थित होंगे। जैसे कि तत्वों में सेम सेम एटम है, आर्गन अकेला है सेम सेम है, ऑक्सीजन में दोनों ही सेम सेम है। ऐसे ही O3 में तीनों ऑक्सीजन है, हीलियम सिंगल है, तत्व है और शुद्ध है। ऐसे ही H2 दोनों हाइड्रोजन है, Cl2 दोनों Cl है, Br2 दोनों Br है और O3 तीनों ऑक्सीजन है। ऐसे ही आता है यौगिक। तो यौगिक नाम से ही पता है चल रहा है कि योग से बन रहा है और जिसमें क्या डिफरेंट एटम होंगे। जैसे कि कार्बन है, CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है, NO2 में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऐसे ही CH4 में कार्बन है, हाइड्रोजन है और NaCl में सोडियम है और क्लोराइड है, ठीक है। HBr में हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, Na2SO4 में सल्फेट है और सोडियम है, ठीक है। यहाँ तक आ गया सबको समझ में।